ये इसका हाथ रेस करना है, ठीक है ना, ऐसे आप बोलेंगे। एक उस दीवार मूवी में एक बिल्ला जो कुली पहनता है ना, मैंने ही पहन लिया। बिल्ले के नंबर क्या था? सभी ने बोल दिया। अब प्राइस किसी को भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो ये बिल्ला मैंने भी पहन लिया, ठीक है ना। तो अब वो बिल्ला के जिनको स्टोरी नहीं पता है तो जिस तरह से ये बिल्ला है जो प्रोटेक्ट करता है उस मूवी के किरदार को देखते हैं जरा यहाँ पे, और उससे आपको सटीक तरीके से समझ आ जाएगा कि ये जो लोग बच गए वो क्यों बच गए और जो मर गए तो वो क्यों मर गए। ये तुम्हारे कोर्ट की जेटी सुना कैसे? सामंत के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई। क्या? ये लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैच था, बिल्ला नंबर 786। तो ये जो आपने देखा ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था विजय के लिए, जिसकी वजह से उसकी जान कई बार बची। जिन लोगों ने मूवी देखी अलग अलग तरह से, ये बिल्ला नंबर 786 उसकी जान बचाता रहता था। तो वो एक प्रोटेक्टिव की तरह है कि प्रोटेक्शन के लिए है। जब भी कभी हमला होगा तब ये किसी न किसी रूप में जान बचा लेगा। हमला होगा तो जान बचाएगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जैसा यहाँ पे बताया गया था, राइट। कभी वो हाथ से गिर जाता है तो गोली निकल ऊपर से निकल जाती है तो बच जाता है, ठीक है ना। कभी उसके पॉकेट में रखा था तो गोली लग जाती, उसके बिल्ले के ऊपर लगती तो बच जाता है, इस तरह से। लेकिन आखिर में क्या विजय जिंदा था कि मर गया था? लास्ट में मर गया था। लेकिन तब ये दिखाया कि वो जो बिल्ला है वो भी काम नहीं आया, वो कहीं गिर गया और अल्टीमेटली आखिरी गोली उसको लग गई। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक मैकेनिज्म है जो आपको ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग के थ्रू पता है, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल आर्टरीज, राइट। तो लेकिन उसकी आगे की कहानी यह है कि कोलैटरल आर्टरी, मेन आर्टरीज जो है अगर आप देखते हैं, जो लेफ्ट मेन आर्टरी है या राइट मेन आर्टरी है, उन आर्टरी के भी सब कैपिलरीज हैं और उसके वेन्स हैं, वो सब तो हैं। उसके अलावा अतिरिक्त आप जो जाल टाइप देख रहे हैं, एक जाल जो देखने में थोड़ा बहुत ही महीन लग रहा है, उनमें से कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि इस बिल्ले की तरह है, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल आर्टरीज। इमरजेंसी आर्टरी बोल सकते हैं समझने के लिए। वो आर्टरीज नॉर्मली कुछ ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली जिस तरह के आपके गाड़ी में स्टेपनी है, जो कि नॉर्मली आप उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया तभी वो स्टेपनी को आप उपयोग में ला सकते हैं, अगर तो ला सकते हैं उस वक्त। लेकिन उस वक्त स्टेपनी ठीक होना चाहिए, पाना होना चाहिए आपके पास उसको खोलने के लिए। ठीक उसी तरह से हमारे पूरे हार्ट को घेरते हुए ये थोड़े थोड़े जाल जो दिख रहे हैं, दोज आर कोलैटरल आर्टरीज। और वो आर्टरी तभी एक्टिवेट होगी जब हार्ट अटैक आया। ये बिल्ला तभी उसकी हेल्प कर रही है जब गोली आई, तभी उसका कोई उपयोग है, राइट। क्योंकि वो ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली पड़ा हुआ था कि कुदरती या किस्मत से वो बच गया। तो अदरवाइज उस पड़े होने का और कोई बेनिफिट नहीं है। वो तभी बेनिफिट है जब गोली मार रहे हो, गोली भी उधर ही लग रही है। सिमिलरली ये कोलैटरल आर्टरीज का एक घेरा है जो अदरवाइज उस बिल्ले की तरफ पड़ा ही हुआ है, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का मतलब सिंपल ये होता है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हार्ट का मॉडल देना, अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े आर्टरीज जो कि आप दूर से भी थोड़े बहुत देख पा रहे हैं। जो मेन आर्टरीज हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आने लगता है, जो आप सबको पता है। जब ब्लॉकेज आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे ब्लड पास नहीं होगा। दिस कैन बी सेंस्ड बाय द कोलैटरल आर्टरी जो हर जगह बिछे हुए हैं। तो कोलैटरल आर्टरी एकदम से एक्टिव होते हैं उसी वक्त जब ये ब्लॉक होना ज्यादा होने लगता है, और ये उसी रफ्तार से कोलैटरल आर्टरी खुलने लगता है। ये ब्लॉक हो रहा है, वो खुल रहा है, और बाय द टाइम ये मेन आर्टरीज आर ब्लॉक्ड, कोलैटरल आर्टरी ओपन हो गया और वो इंसान दोबारा से रिवाइव हो गया। या फिर मोस्टली ये तो होता है 50% चांसेस हैं कि आपका हार्ट अटैक आया और आपको पता भी नहीं चला। जितने भी दुनिया में हार्ट अटैक आते हैं 50% हार्ट अटैक आर कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक क्या का मतलब कि जब ये ब्लॉक हो रहा था, साथ ही साथ कोलैटरल आर्टरी अपना काम उसी स्पीड से कर रहा था, तो आपको परेशानी नहीं हुई। आपको हल्का फुल्का महसूस हुआ कि अरे थकावट लग रही है, अरे पसीना आ रहा है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके कुछ समय बाद आपको लग रहा है सब ठीक ही हो गया, फिर आप अपने काम में मस्त हो गए। साइलेंट हार्ट अटैक। ईसीजी से वो बाद में डिटेक्ट होता है, कुछ समय बाद
कि उसके छोटे मोटे जो डेड सेल्स हैं उसके थ्रू क्या आइडिया लगता है कि भाई इस इंसान को पहले के भी हार्ट अटैक आया और बॉडी ने रिवाइव कर लिया, बट उस इंसान को भी नहीं पता चला, क्योंकि उसको पता नहीं चला तो हॉस्पिटल भी तो नहीं जाएगा ना वो, और वो सब बच ही जाते हैं, राइट। जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, साइलेंट हार्ट अटैक में बॉडी में वही मैकेनिज्म काम करता है, उसी तरह से क्षतिग्रस्त होता है जैसे कि पेनफुल हार्ट अटैक में या सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक में। दोनों में फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि साइलेंट हार्ट अटैक कम डैमेजिंग है, वो भी उतनी ही डैमेजिंग होती है, वो भी वैसे ही होता है। द ओनली थिंग इज कि उसमें आपको पेन फील नहीं होता, डिस्कंफर्ट फील नहीं होता, या होता भी है तो उस डिस्कंफर्ट को आप यूं ही अरे कुछ खा लिया होगा, या जिनको दर्द सहने की थोड़ी आदत भी है, जो घबराते भी नहीं है, उस चीज को इग्नोर करके किसी काम में लग गए और बॉडी ने अपना काम कर दिया, तो यानी कि आपने नोटिस नहीं किया उस हार्ट अटैक को, दैट इज ए साइलेंट हार्ट अटैक, ठीक है, और आप बच भी गए। अगर आपने नोटिस कर लिया होता अरे ये तो कहीं हार्ट अटैक ना हो, तो क्या होता, फिर इसका मतलब भागते फिर हॉस्पिटल, है ना, फिर तो वो प्रोसीजर शुरू होता है जिसके बारे में हमने बात की और बात करेंगे। तो वो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 50% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं। वो हो सकता है हम में से बहुत लोग इंक्लूडिंग मी हमें साइलेंट हार्ट अटैक पड़े हों कभी, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पास भी एक बिल्ला है, उस बिल्ले ने ठीक कर दिया होगा, गोली लगी भी होगी तो बिल्ले की वजह से हम जिंदा हैं आज, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट है वो गॉड का किया हुआ अरेंजमेंट है, राइट, और जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है। लेकिन ये कब एक्टिवेट होता है ये हमें याद रखना पड़ेगा, जब उसकी जरूरत है। आपके चारों टायर सही है, गाड़ी चला रहे हैं, तो स्टेपनी अपने आप उठ के जाके वहां फिट नहीं हो जाएगी, वो तब फिट होगी जब आपको स्टेपनी की जरूरत है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ब्लॉकेज आया, जो आप देख रहे हैं ब्लॉकेज यहां पे, तब जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे जो सब आर्टरीज हैं यहां पे ब्लड फ्लो कम होगा। जब ये ब्लड फ्लो कम होगा तो सिग्नल मिल जाएगा आसपास के रीजन में, यहां के रीजन में, कि भाई ब्लड फ्लो कम हो रहा है। तो फिर उस वक्त जो आसपास के छोटे छोटे ब्लड वेसल है, जो कि इतने छोटे कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे, वो उसी स्पीड से एक्टिव हो रहे होंगे, मतलब उस वक्त वो पूरी तरह से एक्टिव है। और इस एक्टिव के बीच में अगर उसको आप डिस्टर्ब करेंगे कोलेटरल आर्टरी के एक्टिवनेस को, मान लीजिए कि एक स्टेपनी कोई लगा रहा है और तब उसको धक्का दे देते हैं, उसकी स्टेपनी छीन लेते हैं, तो नहीं लगा पाएगा, जाहिर सी बात है। उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, नट बोल्ट निकालना है, ठीक से निकालना है, तो दैट इज द प्रोसीजर। उस वक्त उस इंसान की डेथ तभी होगी, चांसेस तभी हैं जब, तभी डेथ होगी, हार्ट अटैक में तभी डेथ होगा, इस बात को ध्यान से समझिए, जब वो कोलेटरल आर्टरी अपना काम, अपनी स्टेपनी को फिट करने की कोशिश कर रहा है और आपने किसी तरह से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तंग करने की कोशिश की। तंग कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं जाने में, उस पर मैं साइंटिफिकली आता हूं। उसके लिए आप इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए मेन आर्टरी है, ऊपर से ब्लड आ रहा है और यहां पे ब्लड, एक ब्लॉकेज दिख रहा है बैगनी कलर का, दिख पा रहा है ना वहां से। तो उस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई उस वाले ब्लड वेसल में कम हो जाएगी, और यानी कि ये जो ब्लड वेसल यहां पे ब्लड कम होगी। जब यहां पे ब्लड वेसल कम होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये है कोलेटरल आर्टरी। तो जितना वहां से कम हो रहा है मेन बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज, कोलेटरल आर्टरी एग्जैक्टली उतना ही ब्लड अपनी तरफ से भेज दे रहा है। समझिए इस बात को। तो टोटल ब्लड यहां पे, जहां पे ब्लड की कमी की वजह से सेल्स मरने वाले थे या मर रहे थे, कुछ देर के अंदर वहां पे टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे इसमें लिखा है, अगर मैं पढ़ूं 100 ml per minute, that is the total supply of blood needed to one region, for example, right? तो टोटल 100 ml per minute ब्लड अगर किसी सेल को नहीं पहुंच रहा है तो वो मरना शुरू कर देगी, और जब वो मरना शुरू कर देगी तो उसी रफ्तार से कोलेटरल आर्टरी, जो मान लो उसको 50 पड़ रहा है तो बाकी 50 कौन पूरा करेगा, कोलेटरल आर्टरी। ये कैसे होगा, यही मैकेनिज्म है, दैट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म। लेकिन अब मुझे लगता है इस लेक्चर का, हमारे आज की ट्रेनिंग का सबसे मुख्य पार्ट अगले 1 मिनट में। लेकिन जैसा मैंने बताया, जब ये कोलेटरल आर्टरी ये करने की कोशिश कर रही है, कंपनसेट करने के लिए एक नए रास्ते से ब्लड भेज रही है, तब अगर कोलेटरल आर्टरी को आपने तंग किया तो मर सकता है इंसान। अच्छा, तंग कैसे करते हैं, ये रिसर्च पेपर क्या कहती है? ऐसे हजारों रिसर्च पेपर है, ये इसे बोलते हैं कोरोनरी स्टील। कोरोनरी मतलब ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, स्टील मतलब चोरी। वो कोरोनरी स्टील एक मेडिकल फिनोमिना है। कोरोनरी स्टील का मतलब है कि जब भी हार्ट अटैक आने के बाद या उससे पहले अगर बीपी की दवाई देते हैं या डायलेटर, वीजो डायलेटर्स देते हैं या नाइट्रेट देते हैं, ये सारी गोलियां देते हैं हार्ट अटैक में,
या हार्ट के पेशेंट को, या फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो ये सब करना इज इक्विवेलेंट टू कोलेटरल आर्टरीज को डिसरप्ट करना। ये इसके लिए मेडिकल साइंस में एक शब्द है कोरोनरी स्टील। ऐसे नहीं कि मेरे या हमारे इमेजिनेशन में हमने कुछ भी समझाया। कोरोनरी स्टील का यह मतलब होता है कि जब भी हर बार हार्ट अटैक के वाला पेशेंट जो है, मान लो जैसे मैं किसी दवाई पे नहीं हूं और मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, तो मेरा कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुड वर्क, लेकिन मैं रोज वेजोडायलेटर ले रहा हूं या बीपी की गोली ले रहा हूं, अब मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वो जो ब्लड में बीपी की गोली पड़ी हुई है वो डिसरप्ट करेगा, वो रोकेगा इस कोलेटरल आर्टरी को ब्लड भेजने में। अभी तो कोलेटरल आर्टरी 50 ml पर मिनट भेज रहा था क्योंकि इतनी कमी हो गई थी, जितनी कमी होगी उतना वो पूरा करेगा, लेकिन तब वो कोलेटरल आर्टरी को रोकेगा, वो पूरी तरह नहीं भेज पाएगा। अल्टीमेटली यहां पे जहां पे ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन कम था बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, वहां फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, और एक तो पहले से ही कम था जिसकी वजह से पेन हो रहा था, वो और रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। समझ रहे हैं? तो ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी स्टील। अगर इस फिनोमिना की बात करें तो इसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी या फिर हार्ट अटैक के टाइम किसी भी तरह की दवाई अगर दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप कोलेटरल सर्कुलेशन जो अपना काम स्टार्ट कर चुके उसको आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं, राइट? उसको आप रोक रहे हैं, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रोकने के बाद भी कोरोनरी कोलेटरल सर्कुलेशन 50 ml की जगह 25 ml फिर भी भेज ही देगा, उससे भी इंसान बच जाएगा, यानी कि पूरी तरह फिर भी बंद नहीं होगा, तब भी वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये कि जब कोई एंजियोप्लास्टी करता है उसके बाद भी वो जिंदा रहता है, तो वो जो श्रेय है वो एंजियोप्लास्टी को नहीं, वो कोलेटरल आर्टरी को श्रेय है, वो इस बिल्ला को श्रेय है कि इसकी वजह से वो जिंदा है। इन स्पाइट ऑफ देयर ट्राइंग टू डिसरप्ट इट, फिर भी वो जिंदा है। अगर वो एंजियोप्लास्टी नहीं की जाती तो उसके जिंदा रहने के चांसेस भरपूर होते। अब वही मैंने आपको बात बताई कि 5% लोग मरते क्यों हैं, 95% जिंदा क्यों रहते हैं जब हार्ट अटैक होता है। जो 5% मरते हैं वो दे आर अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, और मुझे भी ये लगता है वो लोग हैं जो रोज बीपी की गोली लग के या वीजोडायलेटर्स रोज लेते हैं, तो ब्लड में वो पड़ा हुआ है, उस इंसान को हार्ट अटैक आया, कोलेटरल आर्टरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब काम करना शुरू कर दिया तो ब्लड में क्या मिला उसको, वो दवाई मिली, और वो दवाई कोलेटरल आर्टरी के बीच में इंटरफेयर कर रही है, और इंटरफेयर करने से वही वाले 5% हैं जो डॉक्टर के पास इस बार गए नहीं, लेकिन अदरवाइज वो दवाई ले रहे थे। तो मैं यहां पे ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो वो ये वाली बात एक हसीना थी कि पहले लुक में बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुशील है, कितनी सुंदर है, राइट, ये तो मेरी जिंदगी है। उसी तरह से पहली नजर में ये जो दवाइयां हैं ये आपको लगता है कि बड़ी प्रॉमिसिंग है, लाइफ सेविंग है, लेकिन अगर उसके वही खाता खोल लो आप, उसकी थोड़ी गहराई में चले जाओ तो आपको ये दिखने वाला है। और ये नहीं कि ये कोई कंट्रोवर्शियल बात है या इसमें भी कोई दो राय वाली बात है, ये एक टॉपिक है। दिस टॉपिक इज नोन एज कोरोनरी स्टील। आप किसी भी डॉक्टर से पूछो कि ये शब्द जो है इसको मुझे समझाओ, कब चोरी करता है, इसे कहते हैं कोरोनरी स्टील, कि ब्लड वेसल जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है ब्लड की, वहां से ब्लड की चोरी, लिटरली चोरी। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सेल्स भूखे हैं वहीं से, जब थोड़ा बहुत भूखे हैं, मरने ही वाले थे तो पहले ही निकाल लिया और भी उसका खून और चूस लिया। दैट इज लिटरल मीनिंग ऑफ कोरोनरी स्टील। तो अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे कोरोनरी स्टील क्या है और कैसे होता है, अगर वो सच्ची तरह से बोलेगा या एविडेंस देके बोलेगा तो फिर उसको यही बोलना पड़ेगा, ये तभी हो सकता है जब कोई ड्रग लेगा, दवाइयां लेगा, राइट, वेजोडायलेटर, नाइट्रेट, ये सारी दवाइयां लेगा, या फिर वो एंजियोप्लास्टी कराएगा, राइट। तो अब आपको आइडिया हो गया कि अगर जो लोग जिंदा रहते हैं वो क्यों रहते हैं, और जब मरते हैं तो उनके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। तो यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ ना करना भी कई बार दवाई है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी ये बिल्ला है, तो वो भी आपका काम, लेकिन इसको इंटरफेयर करेंगे तो फिर आपके चांसेस ऑफ मरना ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसी के साथ अगर डिस्टर्ब करेंगे, आखिरी वाला सीन था ना अमिताभ का, जब ये बिल्ला गिरी गया था रास्ते में, याद है आपको, जिन लोगों ने मूवी देखी, राइट, और तब वो बिल्ला है नहीं, वो कोलेटरल आर्टरी है नहीं, एंड देन द चांसेस ऑफ डेथ इज ऑलवेज देयर। अब सवाल आता है कि वो जो 5% लोग हैं जो मर जाते हैं, जिन जो डॉक्टर के पास भी नहीं गए फिर भी मर गए, और गए जो लोग, उनमें से कितने % मरे?
10, तो मतलब इट इज बेटर नॉट टू गो, लेकिन उनमें से भी 5% मरे। जो 5% लोग मर गए, उनको ये बोला जाएगा अगर तुम वहां चले जाते तो, बोला जाएगा ना। और जो 10% वहां मर गए, उनको बोला जाएगा थोड़ा और जल्दी आते जाते तो आप लॉजिक को सोचिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सबूत क्या कहता है। ये तो एक अपने अपनी भविष्यवाणी हो सकती है, अपने अपनी एस्टिमेशन हो सकती है, सबूत तो ये रे, दिस इज द एविडेंस, राइट। कोरोनरी स्टील विल हैपन एंड इन स्पाइट ऑफ कोरोनरी स्टील सम पीपल में बी सेव्ड। वो अपने आप, उनकी जो बिल्ला है वो ज्यादा लकी है। लेकिन अगर कोरोनरी स्टील ना हो, यानी कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो चांसेस है कि वो इंसान बच ही जाएगा, बिकॉज वो सेफ्टी मैकेनिज्म है। वैसे भी हमारे 50% जो हार्ट अटैक होते हैं वो साइलेंट वाले ही होते हैं, राइट। यानी कि वो ऐसे ही पता चलता है, देखते हैं कि आर्टरीज तो आपकी ब्लॉक्ड है, लेकिन आप जिंदा कैसे हैं कि कोलेट्रल खुल चुके हैं उसके। तो जब कोलेट्रल खुल रहे होंगे, जब आर्टरी ब्लॉक हो रहे होंगे, दैट इज साइलेंट हार्ट अटैक। क्योंकि वो साइलेंट था, उसे पता ही नहीं था। जब पता नहीं होगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगे थोड़ा ना कि मुझे लग रहा है कोई इंट्यूशन तो होगी नहीं, तो वो बचे हुए हैं। लेकिन बाद में किसी और वजह से जा रहे हैं और तब उनके इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पाया गया कि भाई इनका तो पहले से ही ऐसे, राइट। तो इस तरह से साइलेंट हार्ट अटैक की डायग्नोसिस एक्सीडेंटली होती है जब किसी और वजह से आप जाते हैं, क्योंकि साइलेंट है तो उस वजह से आप जाएंगे नहीं कभी। तो साइलेंट हार्ट अटैक पड़ते हैं वो सारे लोग बच जाते हैं। यही इस बात का प्रूव है कि वो कहीं गए नहीं और नहीं जाने से बच सकते हैं, राइट। और आंकड़ों के हिसाब से वो मैंने आंकड़े आपको कुछ दिखाए। अब एक सवाल आता है कि वो जो 5% जो फिर बिना गए भी मरे, उनके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे सामने हार्ट अटैक कोई हो जाए तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, ताकि हम कोलेट्रल आर्टरीज को सपोर्ट कर दें, और कि ताकि वो जल्दी खुल जाए, अपना काम जल्दी कर दे, ताकि उस पेशेंट का डिस्कंफर्ट को हम और कम कर दें, रिकवरी टाइम को और फास्ट कर दें। तो ऐसा हम बिना उसको कोलेट्रल आर्टरी को डिस्टर्ब किए कैसे उसको सपोर्टिंग एनवायरमेंट दे सकते हैं। हियर कैन बी योर कंट्रीब्यूशन, हियर कैन बी द ट्रेनिंग। तो इस बात को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें एक बात आप समझ लीजिए जो आपको पता ही है हमारे सीएम के स्टूडेंट्स को, कि ये इस किताब में भी है, आपने ट्रेनिंग में बताया कि अधिकतर लोग जो जिनकी डेथ होती है हार्ट अटैक से, और वो 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये देखा गया है, अगर हार्ट अटैक आ गया तो मौत के चांसेस 2.5 गुना ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारा ब्लड प्रेशर कुदरती तेजी से बढ़ता है, 10 बजे तक पीक पे आ जाता है और फिर रात तक धीरे धीरे नीचे आता है। तो इस टाइम के बीच में अगर होगा तो उन्हीं में से ज्यादा डेथ होगी, अबाउट 2.5 टाइम्स। डिटेल तो ये किताब में है ही और किताब आप सबके पास है ही, राइट। लेकिन ये तो एक फैक्ट। करना क्या होगा, हालांकि हमने ट्रेनिंग में कुछ चीजें बताई हैं, कुछ चीजें आज बता देता हूँ, कुछ चीजें आपको याद दिला देता हूँ। करना यही होगा जो हमने ट्रेनिंग में लिया था, लेकिन यहाँ पे जो लोग अभी लाइव भी सुन रहे हैं मुझे और जो लोग बाकी गेस्ट आए हुए हैं, सबके लिए रिपीट करना कोई बुराई नहीं है। वो ये कि द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि हार्ट सेफ पोस्चर, जो आपको पता ही है। ये सेकेंड हार्ट हम बोलते हैं, काफ मसल। ये काफ मसल इस हार्ट, प्राइमरी हार्ट के जब, या सेकेंड हार्ट और प्राइमरी हार्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, तो उस कम डिस्टेंस से भी आपके हार्ट को सपोर्ट मिलता है, और जिससे वो जो एंजाइना है, ऑनगोइंग पेन है, वो कम होने लगता है। तो इसके एविडेंसेस वगैरह पे तो पूरी एक किताब है, लेट द सेकेंड हार्ट हेल्प। इस किताब का नाम है लेट द सेकेंड हार्ट हेल्प। आप में से काफी लोगों के पास होगा भी, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज। सेकेंड स्टेप, हमें एक बात समझ याद रखना पड़ेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोलेट्रल आर्टरीज अपना काम बेस्ट कैसे कर सकती है, कब कर सकती है, उसको क्या चाहिए होता है। जैसे आपके पास स्टेपनी पड़ी हुई है और टायर पंचर है, आप कब ये इसको लगा पाएंगे, जब आपके पास टूल्स होंगे तभी लगा पाएंगे ना। ठीक इसी तरह से कोलेट्रल आर्टरी नीड्स अ टूल। तो वो टूल क्या है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसको अचीव करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे भी इस वक्त आपके और मेरे बॉडी में बन रहा है, बट उस वक्त थोड़ी ज्यादा एक झटका के लिए जो हमारे जो स्टेप 2 है, ये भी आपको पता है कि जिंजर, अदरक इतना बड़ा टुकड़ा लिया, अगर तो वो बेहोश नहीं हुआ तो वो चबाया जा रहा है, राइट। और अगर तो बेहोश हो गया तो मिर्ची का तेल आपने जीभ के नीचे डाला 2-3 बूंद, तो जिससे उसका बेहोशी से होश में आ गया तो फिर अदरक चबा सकता है। दिस इनहेंसेस द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। आंखों में आंसू आने लगेंगे, और जैसे जैसे आंसू आते जाएंगे, जब आप करके ऐसे भी खा के देखिएगा, आंखों से आंसू आएंगे, इतना तीखा होता है ना, और वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कम बात की मैंने,
उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यूनिवर्सली दुनिया में बहुत सारे रिसर्च पेपर आज अब इस पे फोकस कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जब आप एक चेयर लगा दो, ये है हॉट वाटर इमर्शन, जो कि नई बात नहीं है आपके लिए। ये तो ऐसे, अच्छा ये अच्छा इस पे ये हॉट वाटर इमर्शन जो कि कोई नई बात नहीं है। जब ये 42 डिग्री सेल्सियस, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में इसी तरह के होते हैं और ऑटोमेटिक है। इसमें जब आप अपने सेकेंड हार्ट यानी काफ मसल को जब डालते हैं, अभी तो मैंने जूते पहने, आप बाद में आप में से कोई आके ट्राई भी कर सकता है, तो जब डालते हैं यहां तक, जब काफ मसल्स पानी के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट बात, व्हेन इट इज इनसाइड द वाटर, तो उससे पूरे बॉडी में वेजो डायलेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये जो होता है ये 30 मिनट्स के अंदर होता है, विद इन द 30 मिनट्स। और अगर वापस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर ये कहता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, आप इसको पढ़ेंगे तो इट कॉजेस प्रोटेक्शन इन द माइक्रोवेस्कुलर डायलेटर फंक्शन, माइक्रोवेस्कुलर डायलेटर फंक्शन। तो वो जो माइक्रो वेसल्स होते हैं उनको खोलने का काम करता है। इट ओपन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द कोलेटरल आर्टरी, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, इट हेल्प्स, इट इज अ प्रोटेक्टिव नेचर। कब? इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी टूल क्या है? ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन पे जैसे ही पैर डालेंगे आपके ब्लड वेसल खुलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ेगा, और उससे इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन, इंजरी, राइट, मतलब जो इंजरी हुई है, हार्ट अटैक कोई इस ऐसे शब्दों से यूज करते हैं, तो तब उस इंजरी को उसी वक्त साथ साथ ही वो हील करने लगता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है 2020 का। तो इसके बाद इस पे ध्यान दिया कि जब हम पैर को ही पानी में डाला, 42 डिग्री सेल्सियस है, पानी गर्म है, तो उसमें ब्लड वेसल खुले, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ा, हार्ट सेल को अपना खाना पीना यानी कि ब्लड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो आपका हार्ट अटैक वहीं पे रिवर्स हो गया, हॉल्ट हो गया। वेरी सिंपल, राइट। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। ये तीनों स्टेप बड़े सिंपल है, घर पे कर सकते हैं। और इसमें इसी रिसर्च पेपर में ऐसे और भी दिखाता हूं, ये भी है, हम तो अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं, तो वी नो अदरवाइज ऑल्सो। इसमें देर इज नो व्हाट्सएवर साइड इफेक्ट, सिर्फ साइड बेनिफिट है। और साइड बेनिफिट क्या है, क्या क्या होता है कि ये देखा गया कि ये आपने भी देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब ये करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। अभी एक आप में से पूछ रही थी कि ये तो हमारे हस्बैंड डीआईपी डाइट में है लेकिन उनका बीपी नीचे नहीं आ रहा। तो ऐसा जो केस आपको पेशेंट मिले तो उनको आपको रिकमेंड करना है डीआईपी डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। ऐसे बाल्टी सभी के घर में, वो घर पे कर सकते हैं, राइट। तो बीपी, लेकिन ये तब तक करते रहना, कुछ दिन तक करते रहना पड़ेगा, कम से कम मान लो 1 महीने से 3 महीना। तो ये आपके हार्ट को रीएडजस्ट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रीएडजस्ट करता है, और उसके बाद बीपी कंट्रोल में आ गया, डीआईपी डाइट तो ले रहे हैं, फिर इसको छोड़ देना है जब बीपी कंट्रोल में आ गया। तो बीपी को जब बीपी डीआईपी डाइट से कंट्रोल ना हो रही हो तो क्या करें, ये एक सवाल, राइट। तब ये करें, क्योंकि कई बार आप में से अभी कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने बोला कि बहुत सारे कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट आप ही लोगों ने ठीक किए। एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने बोला एक एक जगह हम अटक भी गए। अब मैं आपको अटक जहां जहां गए, जैसे एक पेशेंट अभी आया था आप में से कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट का, कि हाँ, तो कि भाई पेशेंट को जब डीआईपी डाइट में रखा तो उसकी हालत जो डिटोरेट हो रही थी वो तो रुक गई, लेकिन इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही। तो इंप्रूव करने के लिए क्या करना है उसको जरा देखिए यहाँ पे। कई बार जैसे डायबिटीज के पेशेंट 95% तो ठीक हो जाते हैं डीआईपी डाइट से, 5% फिर भी रह जाते हैं जो डीआईपी डाइट के बाद भी उनको इंसुलिन लेना पड़ता है ना। तो वो वाले पेशेंट के लिए क्या करना है कि इंक्लूड हाफ एन आवर ऑफ एनी टाइम हॉट वाटर इमर्शन। तो बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी ये बढ़ाएगा। जब ये बढ़ाएगा ऑन डेली बेसिस तो ब्लड शुगर भी नीचे आएगा। तो देखिए एक ही तीर से कई निशाने, आप एक ही चीज कर रहे हैं लेकिन कई निशाने उसके लग रहे हैं, इसको समझिए, राइट। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये कैसे कर पा रहा है कि इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ने से जो इनर वेसल उसमें क्लींजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग अगर हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगे तो ज्यादातर बीमारियां इसी से कनेक्टेड है, वो ठीक होने लगती हैं, राइट। हार्ट का कई लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा घट गया है, राइट। कई लोगों को तो घटा नहीं होता, डॉक्टर समझा देते हैं कि घट गया है, और कई लोगों का सही में घट जाता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स
लगातार अगर 3 महीने हॉट वाटर इमर्शन रोज करते हैं आधे घंटे, तो हमने भी देखा है और स्टडीज में भी है, तो उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बढ़ने लगता है, यानी कि उनकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। तो ये आप देखिए कि एक ही चीज से किस तरह से वो कई कई चीज ठीक हो रही है, राइट। या फिर ओवरऑल हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, या इवन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जैसे किसी को गैंग्रीन होने लगता है या ब्लॉकेजेस पैर में होने लगते हैं, तो तब भी यही इट वर्क्स। और यहाँ पे तो 12 हफ्ते का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि ये वाला ट्रायल वो है कि एक ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया और एक ग्रुप ने ये किया, तो ये असली ट्रायल है। तो यहाँ पे जिन ग्रुप ने ये किया वो ग्रुप जीत गई, वो लोग ठीक होने लगे, कई लोग पूरी तरह ठीक हो गए। यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में एवरी डे फॉर 30 मिनट्स, मे बी फॉर 12 वीक्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, 3 महीने में हमारा ब्लड पूरा नया हो जाता है। वो जब करेंगे तो याद रखिए, जब ये कर रहे हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पूरी क्लींजिंग हो रही है, पूरी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितनी सारी तरह की बीमारियां, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा है, तो जितनी सारी बीमारियां हैं वो इन्हीं चीजों से तो कनेक्टेड है, राइट। एवरीथिंग इज कनेक्टेड लाइक दिस। तो अब ये 2016 का कि पैसिव हीट थेरेपी द नेक्स्ट हॉट थिंग फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इसको ये कंक्लूड किया गया कि ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, खासतौर के हार्ट हेल्थ के लिए, ये अपने आप में ये पूरी तरह से एक टूल है जो कि कर सकते हैं। तो दीज आर द एविडेंसेस, हम अपने हॉस्पिटल में करते रहते हैं, आप भी करते हैं। आप में से अभी एक आप में से स्टूडेंट मिली थी कि मेरे बच्चे को अभी हमने किया। आप तो करते हैं फीवर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कि आप जब भी कभी फीवर हो तो आपने अपने पैर रखे या बच्चे के पैर रखे और फीवर गायब हो गया, वो तो आप करते ही आए हैं, राइट। लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो फीवर के साथ साथ काफी जगह है। तो आप में से जो लोग अभी पूछ भी रहे थे कि डीआईपी डाइट में एक इंप्रूवमेंट आने के बाद अब अटक गए और इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो उसका जो मेरा आंसर आज के लिए तो वो ये है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, वो ये कि टाइम एज मेडिसिन, द फर्स्ट थिंग, कि ये तो आपको ऑलरेडी पता है ब्रीफली कि 8 बजे सुबह से पहले कुछ मत खाओ और शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, डिनर से पहले कर लो। ये नियम तो आप लगा ही देंगे, यूर स्टूडेंट, आपको पता है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। और इसके अलावा हीट एज मेडिसिन, यानी कि लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, जो बाल्टी वाला जो अभी तक बात कर रहे थे, उसको भी डीआईपी डाइट के साथ ऐड कर दीजिए। जब भी आपको ये दिखे कि ये वाले पेशेंट हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, ऑटोइम्यून पेशेंट हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे हो गया, राइट, या जो ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे पेशेंट हो, तो आप, या बीपी वाले पेशेंट जिनका फिर भी नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ डीआईपी डाइट, तो उनको आप बोल देंगे अच्छा आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन फॉर 30 मिनट्स एवरी नाइट। नाइट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर रात को करते हैं तो नींद अच्छी आती है, राइट, रिलैक्सिंग फील होता है, फैटीग चला जाता है। तो एवरी नाइट आप कर लो और फिर 1 महीने बाद मिलना, कम से कम वो कुछ दिन करे, राइट, या 21 दिन बाद मिलना, तो उतने दिनों में एक टेंजेबल उनको बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रांग हथियार है। जिस तरह से आप बता भी रहे थे अभी कि डीआईपी डाइट से आपका भरपूर फायदा हुआ है, बहुत सारी दवाइयां छूट गई, ठीक हो गए, वैसे ही अगला स्टेज इसके साथ इसको जोड़ दें जिसका इससे बेनिफिट नहीं हो रहा, जिसका इससे हो रहा है तो वो यहीं तक रहने दें, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो उनको रोज रात को करने के लिए भी थोड़ा मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन जो तो ठीक ही नहीं हो रहे उतना मुशक्कत तो वो कर ही लेंगे, और वो भी जिंदगी भर तो करना नहीं है। डाइट तो जिंदगी भर लेना है, ये तो तब तक लेना जब तक कि वो वाले सिम्टम गायब ना हो जाए या इंसुलिन डिपेंडेंसी गायब ना हो जाए, तभी तक करना है। वो कितना देर हो सकता है, वो ज्यादा ज्यादा 3 महीने हो सकता है, कम से कम 21 दिन हो सकता है, राइट। तो चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, जैसे हार्ट अटैक का चेस्ट पेन है, मान लो किसी को चेस्ट पेन है, एंजाइना है, तो जो पहले 3 स्टेप बोले, स्टेप 1 हार्ट से पॉस्चर, स्टेप 2 जिंजर, स्टेप 3 ये सिमल्टेनियस भी कर सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी गर्म पड़ा हुआ है तो इसी में सीधे पैर रख देगा, मुंह से जिंजर भी खा रहा है, दोनों चीज एक साथ हो रही है, राइट। तो दिस इज व्हाट मैंने आपको एविडेंस भी दिया, एविडेंस बेस्ड भी हो गया एक तरह से। अब अभी तक हमारे डीआईपी डाइट जो पिछले 14 साल से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स के अलावा, तो उनको एक ही स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट पता है, जबकि डीआईपी डाइट टोटल 7 तरह के हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डीआईपी डाइट। पहला स्टैंडर्ड तो पता ही है, जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनको नहीं पता तो 12 बजे तक फल खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार। लंच और डिनर में पहले आपको सलाद खाना है बॉडी वेट के अनुसार, दैट इज द फॉर्मूला। और डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, पैक फूड नहीं लेना होता है।
आप धूप में थोड़ी बहुत देर बैठना होता है। दीज आर थिंग्स जो कि डीआईपी डाइट आप करते आए हैं, इसी से फायदा हो रहा है और तभी जाके हम लोग सब जुड़े भी एक दूसरे के साथ। लेकिन हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो टोटल 7 काइंड ऑफ डीआईपी डाइट है। अलग अलग बीमारी के लिए हम अलग अलग तरह से डीआईपी डाइट को मोल्ड करते हैं उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हालांकि आप में से कई लोग ट्रेंड है इस चीज में, सीआईएम के स्टूडेंट्स, लेकिन एक बार और इसको ठीक से समझा देता हूँ। फिजिकली हम सामने सामने है तो इस चीज को समझना जरूरी है कि कैंसर के लिए क्या करना है, आपको यहाँ फोकस करना, हार्ट डिजीज के लिए क्या करना है, ये इसको यहीं रख दो, हाँ इसको ना यहाँ कीप इट हियर, ठीक है। तो अलग अलग बीमारी के लिए किस तरह से मैं कैसे करता हूं, मेरे पास जब पेशेंट आता है, किसी भी तरह का पेशेंट आता है, तो मैं कैसे चुनाव करता हूं कौन सा डीआईपी डाइट देना है कौन सा नहीं देना है। तो एक बार वापस करना, इस पे वापस इस पे कर दो। तो 7 टाइप क्या है पहले तो उसको एक बार देख लेते हैं। पहला टाइप तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट हो गया। सेकेंड टाइप इज सर्केडियन डीआईपी डाइट। सर्केडियन डीआईपी डाइट क्या होता है, डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर, यानी कि डिनर का जो प्लेट 2 है उसको गायब कर दिया, कुक्ड फूड गायब कर दिया, तो ये सर्केडियन डीआईपी डाइट। कुक्ड फूड क्यों गायब किया, इसका नाम सर्केडियन क्यों है, बड़ा सिंपल है कि शाम वाला जो मील है दैट शुड बी द लाइटेस्ट वन। तो लाइटेस्ट वन अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन, क्योंकि तब अपना पेनक्रियाज दे आर ऑलमोस्ट टायर्ड, तो लाइटेस्ट मील अगर शाम वाला रहता है तो आप सर्केडियन बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना खा रहे हैं। और दूसरा है जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट। जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट में अन्न बंद हो गया, अन्न की जगह रोटी अगर खाना है तो जीरो ग्रेन की, जीरो ग्रेन आटा बनाना सिखाते हैं अपने हॉस्पिटल में। आप में से कुछ लोगों ने सीखा होगा, जिनको नहीं पता तो हम व्हाट्सएप से भेज देंगे। यानी कि उनका अन्न बंद कर दो, खास तौर पे जो ऑटोइम्यून के पेशेंट्स हैं उनका अन्न बंद करना जरूरी है। लेकिन अन्न बंद कर देंगे तो उनकी रोटी बंद हो जाएगी, रोटी बंद हो जाएगी तो वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, फिर वो चिल्लाएगा मेरा वेट कम हो गया। उससे बचने के लिए रोटी हम दे रहे हैं लेकिन अनाज नहीं दे रहे हैं, जीरो ग्रेन। उसमें बादाम हो सकता है, दालें हो सकती है, कोकोनट पाउडर हो सकता है, चिया सीड हो सकता है, इन सबको जब मिक्स करते हैं पाउडर बना देते हैं, फिर उसकी रोटी बना देते हैं। वो वीडियो आपको भेज देंगे। वैसे तो सब आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ाई होगा अपने ट्रेनिंग में, लेकिन जिनको याद नहीं आ रहा या जिनके सिलेबस में नहीं है वो भेज देंगे। चौथे तरह का डीआईपी डाइट है नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस अभी हमने बात कर लिया, कौन सा फूड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा बनाता है, वो है लीव्स, ग्रीन लीव्स। हरे पत्ते दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिसिन एज ए फूड अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है पत्ते। आप देखेंगे सारे के सारे एनिमल, कुछ और खाए ना खाए, जो प्लांट ईटर हैं वो पत्ते खाते रहते हैं दिन भर, और इंसान एक ऐसा जानवर है जो पत्ते ही नहीं खाता है ना। आप दूर से देखेंगे दुनिया को तो पूरा जो ढका हुआ है वो पत्तों से ढका हुआ है। इवन शेर भी जब बीमार पड़ता है तो वो पत्ते चबाते हुए पाया जाता है। इवन आपके घर में घरेलू कुत्ते या बिल्ली होंगे तो अगर जब वो बीमार पड़ते होंगे तो आप गौर से देखेंगे उनका बिहेवियर कि वो पत्ते खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, राइट। तो जो सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है दैट इज द ग्रीन लीव्स। कोई भी पत्ते हो, पालक के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पान के पत्ते, वॉट एवर लीव्स यू थिंक इज गुड फॉर, मतलब यू कैन एटलीस्ट च्यू, वो लेना। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट में मान लो किसी की इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन है, तो उनको हम और हम उनका इंसुलिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं, फिर हम डीआईपी डाइट प्लस ग्रीन लीव्स 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स मतलब जितना वेट है उसका बॉडी वेट उतने ग्राम हो गया, राइट। फॉर द होल डे हो सकता है वो, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 केजी, 70 ग्राम, चलो आधा मैंने लंच में खा लिया, कुछ डिनर में खा लिया, राइट, या कुछ उसमें से ब्रेकफास्ट में खा लिया, इस तरह से डिवाइड कर लिया। यानी कि बिफोर एवरी मील आई एम हैविंग ग्रीन लीव्स टू ट्रिगर माई नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उससे मेरी ब्लड शुगर की दवाई की रिक्वायरमेंट घटेगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने के कई सारे साइमल्टेनियस इंपैक्ट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पांचवा है सॉफ्ट डीआईपी डाइट। सॉफ्ट डीआईपी डाइट में ये होता है कि जो पेशेंट्स में माउथ कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, या जो चबा नहीं सकते हैं, या यहाँ फोड़े हैं, यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे कैंसर है, कोई भी नाम दे दो इसका, तो एज ए रिजल्ट, या दांत है ही नहीं ऐसे पेशेंट भी, तो वो चबा नहीं सकते। जब चबा नहीं सकते तो उनको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट डीआईपी डाइट। सॉफ्ट डीआईपी डाइट इज वेरी सिंपल, फ्रूट को चबा, सॉलिड की जगह उसकी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया। वेजिटेबल्स को प्लेट 1 में उसकी भी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया, राइट। और इसमें माइनस प्लेट 2, कुक्ड फूड को माइनस कर देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसोफेगस में, मुंह में कोई कैंसर है तो जब तक वो कुक्ड फूड थोड़ा भी लेगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। अगर मुंह से लेके एनस तक अगर कहीं अल्सर है, कहीं कैंसर है,
जब तक वो फूड का पोर्शन जाएगा उसका, चाहे थोड़ा सा ही जाए, वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको स्ट्रिक्टली हमें बोलना पड़ता है कि भाई आपको प्लेट 2 छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाए। ठीक होने का मतलब जब आपके सारे सिम्टम न चले जाएं। सॉफ्ट डीआईपी डाइट, एक होता है स्टीम डीआईपी डाइट। 5% डीआईपी डाइट वाले स्टूडेंट्स, डीआईपी डाइट यूजर 5% बोलते हैं कि हमें ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी बढ़ गया, गैस बढ़ गया। तो आप समझ जाओ कि रॉ वेजिटेबल को सूट नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं इसको स्टीम कर लो रॉ को। जब भी डीआईपी डाइट लेने के बाद कोई बोले कि भाई मेरा तो गैस बन गया, ब्लोटिंग हो गई, तो समझना कि वो उसकी जो तासीर है उसके लिए सूट करेगा स्टीम डीआईपी डाइट। मतलब प्लेट 1 में को स्टीम कर देना है, चाहे वो खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, उठा के स्टीमर में डालना है, 5 मिनट में निकाल लेना है, तो वो थोड़ा भाप लग गया। अब जब वो खाएगा तो वो जो सिम्टम्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो ये इसका चुनाव आप पहले नहीं कर सकते, जब वो कंप्लेन करेगा तभी उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया 6th वाला। 7th है रॉ डीआईपी डाइट। रॉ डीआईपी डाइट में प्लेट 2 को गायब कर दिया, तो बचा क्या? फ्रूट ब्रेकफास्ट बचा, लंच और डिनर में लंच और डिनर बचा, जो सैलड बचा। ये कब दे सकते हैं इसको जरा हम यहां पे अगर देखें, अब कैमरा को यहां ले आना। अब मान लो ये जो आपको अभी ये किताब की लॉन्चिंग भी होनी है आज, इसके साथ एक गेम आएगा, वो गेम मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, और वो सीए के स्टूडेंट्स को मिलेगी भी वो किताब। तो इसमें मान लो इन्फेक्शियस डिजीज का, इसको और क्लोज करो जितना क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ इसको दिखाओ बोर्ड पे, है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट आया, मान लो वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, लेट्स से द पेशेंट इज ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, मलेरिया पेशेंट, डेंगू पेशेंट, राइट, या जिनको कोरोना बोलते हैं वो कोरोना पेशेंट, कोई भी नाम ले लो। इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्शन हो गया है, कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक हो गया, सडनली कुछ हो गया। सडनली जो चीज होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में ला सकते हैं। क्रॉनिक मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग मंथ तब हो रहा है, राइट। तो इस केस में मान लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे पेशेंट जिनको इन्फेक्शियस डिजीज हो गया किसी भी तरह का, सडनली हो गया, सडनली, राइट, तो वो इन्फेक्शन की वजह से ही होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को उठा के आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 तरह के डाइट हैं, राइट, स्टार्टिंग विद ये बीच में डीआईपी डाइट, सर्केडियन डाइट, नंबर 2 जीरो ग्रेन डाइट, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट, सॉफ्ट डीआईपी डाइट, स्टीम डीआईपी डाइट एंड रॉ डीआईपी डाइट। 7 तरह के डीआईपी डाइट जो मैंने समझाए, बीच में स्टैंडर्ड वाला है, बाकी 6 है, ये मैंने अभी ऑलरेडी समझाया। तो मैं ये पेशेंट मेरे पास आया इन्फेक्शियस डिजीज का, उसकी सारी बातें सुन ली, और उसके मन को रखने के लिए उसके रिपोर्ट भी मैंने देख ही लिया, जिसका कोई लेना देना है नहीं इस बीमारी से, सिर्फ सिम्टम को मैंने देखा, और मैं उसको उस पेशेंट को उठा के रॉ डीआईपी डाइट ये रहा लिखा हुआ इसके ऊपर रख दूंगा, यानी कि उस पेशेंट को बोलूंगा कि 3 से 5 दिन आपको डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 लेना है। जैसे ही आप 3 से 5 दिन डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 करोगे तो वो इन्फेक्शियस डिजीज कोई मर्जी हो तो वो उतने में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का ऐसा पेशेंट आ गया जो ऑलरेडी दवाइयों पे और दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से वो और बुरी तरह बीमार है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट नहीं हुआ, वो उस दवाई का पेशेंट हुआ फिर, राइट। तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी नहीं मानेंगे, वो दवाई के साइड इफेक्ट का पेशेंट हो गया, तो वो एक अलग कहानी है, राइट। लेकिन अगर कोई ट्रूली इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट है तो उसको यहां रख देंगे, यहां पे उसको रख दिया। अब मान लो हम लेते हैं ऑटो इम्यून। ये ऑटो इम्यून का पेशेंट मेरे पास आया, राइट, ये मेरे हाथ में है, इस तरह के आपको वहां मिलेंगे जो गेम है बुक के साथ। ये ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट आया। पहली बात तो ऑटो इम्यून डिजीज हम पहचानेंगे कैसे? नॉर्मली जो डायबिटीज टाइप 1 है, जो छोटे बच्चे इंसुलिन वाले हैं, वो ऑटो इम्यून कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनके मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट हैं, जिनकी बोन्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है, कुछ दिन में उनके चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर ग्लास उठाने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर अपने गर्दन को भी सीधा रखने की शक्ति खत्म हो जाती है। दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मतलब ये कि उनके खुद के मसल्स को, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ही खुद के मसल को ही खा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब ऑटो इम्यून मतलब सेल्फ ईटिंग, अपना हमारी इम्यून सिस्टम हमें ही अटैक कर रही है। तो ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को हमें रखना है जीरो ग्रेन डीआईपी, ये जीरो ग्रेन वाला यहां क्यों रखना है? क्योंकि अन्न पॉइजन नहीं है, लेकिन अन्न कई लोगों में ऑटो इम्यून ट्रिगर कर देता है। तो जब तक अन्न वो छोड़ेगा नहीं, तब तक उसकी ऑटोइम्यूनिटी स्विच ऑफ नहीं होगी, और जब तक वो स्विच ऑफ नहीं होगी तब तक वो डिटोरेट करता रहेगा, हर दिन उसकी हालत खराब होती रहेगी। अब मान लो कोई पेशेंट है,
कैंसर का पेशेंट, पहले तो कैंसर का पेशेंट का मतलब वो नहीं कि जो डायग्नोस्टिक बायोप्सी की वजह से आता है। कैंसर का पेशेंट जो हम मानते हैं, मान लो आपने देखा बहुत बड़ा ट्यूमर है जो बढ़ते ही जा रहा है, हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से डाउन होते ही भी जा रहा है, बॉडी में कहीं एक जगह बड़ा पेन भी उसकी वजह से, अनयूजुअल तरीके से वेट घट भी रहा है। तो ऐसे जब पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो चाहे बॉडी में शायद कुछ कैंसर एक्टिविटी हो रहा होगा, तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई आप सर्केडियन डीआईपी डाइट में, उस पेशेंट को उठाया मैंने, सर्केडियन डीआईपी डाइट में रख दिया अगले 21 दिन तक कि भाई इसको करो, और जस्ट मॉनिटरिंग देम, राइट। तो ऐसे में वो पेशेंट में अगर बॉडी में पेन भी साथ साथ है कि भाई उसके बॉडी में पेन भी है, तो फिर इसके साथ वही जो मैंने आपको बताया था लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि ये जो लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन यहां से उठाई और इसी पेशेंट के ऊपर कि भाई आपको ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी करना पड़ेगा। तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इज रूल ऑफ थंब ये है कि जो ठीक नहीं हो रहा सभी को दे दो, आप सबके घर में बाल्टी है, और देते ही पहले दिन, पहले आधे घंटे में ही अगर उसको 10-20% फर्क पड़ गया पॉजिटिव, तो अब रोज करो। अगर बोलता है नहीं कुछ तो फर्क पड़ा नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, तो बोलो कि आप मत करो। तो मतलब ये इतना पावरफुल है, आपने भी देखा है कि इससे पहले दिन में ही पूरा फायदा दिख जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। अब जैसे मान लो जॉइंट पेन है किसी को, तो जॉइंट पेन के लिए भी यही जो ये 0 ग्रेन डाइट है वही हम दे सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसे करता हूं, जॉइंट पेन वाला पेशेंट आया, पहले तो चुपचाप उसको स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट देता हूं, इसी से ठीक हो जाना है। जो मर्जी पेशेंट आए, पहले तो आई स्टार्ट विद दिस, ये करके आओ, तो उसमें 90% पेशेंट छट जाते हैं, 10% दोबारा लौट के आते हैं कि इससे तो ठीक नहीं हुआ। अब उसको फिर मैं कैटेगराइज करता हूं कि भाई वो सर्केडियन देना है या 0 ग्रेन देना है या स्टीम देना है। कुछ ना कुछ वो शिकायत लेकर आएगा ना कि मेरा तो ब्लोटिंग हो गया था, मुझे तो गैस बन गया था, तो मैं समझ गया कि भाई डीआईपी सूट नहीं कर रहा, अब उसको मैं स्टीम दूंगा। या जब वो आया देखा कि उसके मुंह में दांत ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं उसको सॉफ्ट वाला दे दूंगा। इस तरह से पहले टू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट बाय प्रोटोकॉल, लेकिन अगर उसकी आपने असेसमेंट किया कि मुंह में दांत ही नहीं है या फिर बहुत सारा फोड़ा है अंदर या इन्फ्लेमेशन है, चबा ही नहीं सकता, तो उस लिहाज से सॉफ्ट डीआईपी डाइट, राइट। तो स्टार्ट विद अदरवाइज स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट बाय प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई हमारे यहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट आता है, राइट, तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में डाल दिया, पहले तो इसी से आप ठीक हो सकते हैं, राइट। अब अगर इससे नहीं हुआ, एक हफ्ता भी हो गया, कोई फर्क नहीं दिखा, अब उसको उठा के हमने सर्केडियन डीआईपी डाइट में डाल दिया, क्योंकि सर्केडियन डीआईपी डाइट इज टफर देन द स्टैंडर्ड। उसमें एक ही बार कुक फूड खाने को मिल रहा है, तो चांसेस है कि उसको फॉलो ही नहीं करेगा कुछ दिन बाद। तो उसको शुरू में मैं नहीं देता, शुरू में तो स्टैंडर्ड वाले देते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार कुक फूड खाने को मिल रहा है, तो उसकी जो एक क्रेविंग है वो भी उसको भी हम एड्रेस करते जाएंगे। अब मान लो ये लंग डिसऑर्डर का पेशेंट आया, अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास, वो एक पंप भी लगाता है, राइट, रोज इनहेलर लेता है और वो आपके पास खड़ा है, तो आप उसको कौन सा डाइट देंगे? अगर एक तो होता है ना कि भाई जल्दी ठीक करना है, और ये भी पता है कि ये पेशेंट जो बोल देंगे वो कर देगा, खाने वाने को विल पावर स्ट्रांग है उसका, तो फिर मैं उसको सर्केडियन डीआईपी डाइट दे दूंगा, क्योंकि ये इसका विल पावर स्ट्रांग है। तो उसको कौन सा डाइट देना है ये डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आपको लगता है ये बड़ा फूडी आदमी है, करेगा ही नहीं, तब तो स्टैंडर्ड दे देना। लगता है कि नहीं ये बड़ा स्ट्रांग विल पावर है, मान जाएगा, तो आपने सर्केडियन डीआईपी डाइट जिसमें एक ही बार प्लेट 2 मिलता है लंच में, ये दे दिया। प्लस आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या हमने ट्रेनिंग में दिया डैन प्रोटोकॉल, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटोकॉल। डाइट एंड ये लाइफलाइन है, ये आपको 5 लाइफलाइन मिले हैं, उनमें से एक लाइफलाइन तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन है, दूसरा लाइफलाइन है डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। वो सिंपल है, ये सीएम में तो आपने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा दूसरे कोर्स के, जब आप मुंह बंद करते हैं और मुंह बंद करके आवाज निकालते हैं, जैसे मैं मुंह बंद करूंगा अभी, ये आवाज कुछ भी हो सकता है, गुनगुनाना हो सकता है, या जब ओम बोल रहे हैं आप ओम, अब जो मुंह बंद के बाद जो आवाज आ रही है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू बिना कुछ किए। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की इंपॉर्टेंस तो पता ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहां पड़ता है? आपके रेस्पिरेटरी एरिया में। थोड़ी देर पहले मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहा था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट, अब मैं बात कर रहा हूं नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या आपके लंग में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना है, तो वो
उसका तरीका डैन प्रोटोकॉल डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो बुक लॉन्च होगी उसमें मिलेगा। सेम के सारे स्टूडेंट को पता ही है। और मैंने आपको बता दिया कि रोज 20 मिनट तक जो लोग गुनगुनाते हैं, मुंह बंद करके आवाज अगर निकाल सकते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे अगर आप डाइट DIP डाइट के साथ ले लेते हैं तो जो इनहेलर है वो कुछ दिनों में, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो आते हैं, अभी जो पंचकुला में हमारा नया हॉस्पिटल खुला है, आते हैं और इस वाले कैंप में 2 पेशेंट ही थे जो अस्थमा के थे, गए दोनों के दोनों वही पंप छोड़ के ही गए। तो कभी कभी 2 ही दिन लगते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन थैंक यू। तो उसके लिए ऐसे पेशेंट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़वा देनी है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के आपके पास 2 हथियार हैं। एक हथियार तो ये है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, एक हथियार डाइट से भी बढ़ता है जो नॉर्मल फ्रूट एंड वेजिटेबल है, और बढ़ाना है तो पत्ते से। लेकिन पत्ते का नुकसान क्या है कि पीपल आर डिस्करेज टू ईट। हमारे कैंप में आते हैं तो पत्ते जबरदस्ती हम खिला देते हैं, क्योंकि कैंप में पैसा देके आए हैं, है ना, तो उनको लगता है कि एक एक पैसा, एक एक पाई हिसाब होना चाहिए, तो खा लेते हैं उस 3 दिन, और खा लेते हैं तो असर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब लंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनको अगर वो विल पावर स्ट्रांग है, सर्केडियन DIP डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन प्लस डैन प्रोटोकॉल, ये तीनों चीज को मैंने उसको जोड़ दिया। इन तीनों में उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है, जो कि हम हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं, बिकॉज तब वो हमारे कंट्रोल में है। अगर वो चाहे ना चाहे जो हम खाने देंगे वो उसको खाना पड़ेगा, जिस टाइम पे देंगे उसको करना पड़ेगा, तो वहां पे तो उसको उसका रिजल्ट आ जाता है, देयर वी गेट द गुड रिजल्ट, राइट। लेकिन जो घर पे बैठा हुआ है तो फिर वो करेगा नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर थिंग्स। अब मान लो कोई मोटा पेशेंट आता है, कितना ही मोटा हो, मोटा मतलब ज्यादा खाना खाता ही होगा, तो उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, फिर कुछ भी नहीं मानेगा। तो सिंपली उनको बोलते हैं आप कुछ नहीं करो, आप DIP डाइट ही कर लो। इसमें तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, 1 महीने में 10% लगभग वेट घट ही जाता है, राइट, जो एक्स्ट्रा फैट है। तो अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तब आएगा सर्केडियन DIP डाइट, जहाँ पे कुक्ड फूड एक बार छोड़ना होता है। लेकिन ओबेसिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर बार वो ठीक, उसकी वेट ठीक ही हो जाता है। हाइपरटेंशन बोल के कोई आता है, उसको भी ये स्टैंडर्ड DIP डाइट हमने डाल दिया, स्टैंडर्ड DIP डाइट। तो मतलब, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद, जैसे आज का केस था, एक वो लेडी है यहाँ पे, अभी आके बोल रहा था कि भाई मैंने तो दिया लेकिन मेरे हस्बैंड को, बाकी लोगों को फायदा हुआ, उनको फायदा नहीं हुआ, उनको उनका ब्लड प्रेशर 170/100। इसका मतलब वो सिंपल हाइपरटेंशन नहीं होगा, उसमें जो किडनी वाला कंट्रीब्यूशन है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, किडनी वाला अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं कर रहा तो करा देंगे। कैसे करा देंगे कि DIP डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 30 मिनट्स रोज, तो कंट्रोल आ ही जाएगा, राइट। तो पहले तो DIP डाइट से शुरू किया, अब अगर रिजल्ट नहीं है तो ही हमने इसको इंक्लूड किया। अब चाहे वो CKD का पेशेंट हो, ये आ गया हमारे पास, मेरे पास आया लीवर पेशेंट। लीवर पेशेंट जब भी आते हैं तो अपने पास हर बाकी पेशेंट के साथ कुछ रिपोर्ट भी लाते हैं, जिसमें फाइब्रो स्कैन वगैरह सब होता है, कि अल्ट्रासाउंड होता है कि देखो मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही है। इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का शक्ल और उसकी बॉडी क्या कह रही है। क्या आपको लगता है उसका पेट में पानी खूब जम गया है? क्या आपके बॉडी में, उसके चेहरे में लगता है पीलापन है? तो वो आपका इंपॉर्टेंट मेजर। क्या आपके बॉडी में उसकी सूजन लग रही है? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस रादर देन कि फाइब्रोस्कैन क्या कह रहा है। आज मैं फाइब्रोस्कैन कराऊंगा तो मुझे भी बोल देंगे आप तो लिवर सिरोसिस के स्टेज 3 के पेशेंट है। वो उसकी सेटिंग होती इस तरह है, वो स्टेज 3 या स्टेज 4, राइट, ऐसी होती है, राइट। तो उन पे कभी भरोसा मत कीजिए। पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हाँ वे बड़ा अच्छा है, देख लिया, बड़े ध्यान से देख लिया। फिर आपको लिवर डिजीज के पेशेंट आते हैं तो उनको फास्ट तरीके से ठीक होने के लिए भी ये सर्केडियन DIP डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो उसको दे दिया, प्लस लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, या फिर ये जो लाइफ लाइन है हॉट वाटर इमर्शन, जो कि हमारे हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से हो रहा है। वी आर द फर्स्ट वन, पहली बार ग्रैड सिस्टम आपसे 3 साल पहले ये मैंने डेवलप किया था कि जब लोअर हॉट वाटर इमर्शन के पानी में बैठ जाते हैं और ये डाइट जोड़ देते हैं तो इससे किडनी लिवर तेजी से ठीक होने लगती है, अक्सर ठीक हो जाती है। तो इस तरह से अब मान लो कोई हार्ट का पेशेंट आता है, तो हार्ट का पेशेंट का मतलब तो यही है ना कि वो जब चलता है तो एंजाइना, उसको थकावट हो रही है, सांस ब्रेथलेसनेस हो रही है, यही मतलब है, या ज्यादा BP जाता है, यही बोलेगा वो, और क्या बोलेगा। कि जब भी मैं चढ़ता हूँ सीढ़ियों पे तो एक बार में पूरी सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता हूँ, हाफ जाते हैं, रुकना पड़ता है, पेन होता है, शूटिंग पेन होता है, ये सब बोलेगा। तो कुछ भी बोले, व्हाट आई डू, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप कि भाई ये पहले तो यही करो।
क्योंकि ये करेगा तो या तो ठीक हो जाएगा या तो ठीक नहीं होगा। अगर तो ठीक नहीं होगा, अब मैं बोलूंगा कि हार्ट डिजीज के उस एंजाइना को ठीक करने के लिए भाई साथ में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, ये बाल्टी वाला आइडिया, इसको कर लो, ठीक है ना, आधे घंटे के लिए। अब दोनों कंबाइन कर दिया तो रिजल्ट आपके जो पहले नहीं आ रहे थे वो अब आ ही जाएंगे। ये वी कीप ऑन डूइंग इन आवर हॉस्पिटल, बट इंपॉर्टेंट है कि इसको करने के लिए हिम्स में आने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी कहीं कर सकता है। और आप इसीलिए स्टूडेंट हैं कि जहां पे जो है जिस परिस्थिति में उसको वहीं ठीक कर दो, राइट, और उसके घर पे ही ठीक कर दो। तो उसको घर पे सटीक साइंटिफिक तरीके से ठीक करने के लिए दीज आर द 7 टाइप ऑफ डीआईपी डाइट एंड देयर आर 5 लाइफलाइन, राइट। उसमें से एक लाइफलाइन है हेड डाउन टिल्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बार डिस्कस किया, इसलिए इसको मैं कट शॉर्ट करूंगा। एक कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, समय मिले, पेस मेकर। देखिए पेस मेकर करता क्या है, पहले तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है ना, तो लेकिन पेस मेकर आपने डाल ही दिया अंदर बॉडी में, जैसे तो क्या है कि यू आर नाउ इन कंट्रोल द डॉक्टर्स, उसकी बैटरी बदलनी पड़ेगी अब। तो अब उसके ट्रैप में फंस गए, अब पुलिस ने आपको हथकड़ी पहना ही दिया तो चाबी तो उसकी जेब में आ गई ना, अब जहां जहां वो जाएगा आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो यानी कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया वो। अदरवाइज जब पेस मेकर तभी पड़ता है कि जब किसी का हार्ट बीट 30 से कम हो जाए, है ना, तो पल्स रेट उसका कम हो गया 30 से, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक से नहीं है, तो अब पेस मेकर उसकी वो बैटरी वो सपोर्ट कर रही है। ऐसे में जैसे मेरे पास अगर वो पेशेंट आ जाए, उसको मैं लिटा दूंगा HDT, हेड डाउन टिल्ट, राइट, एक ऐसा बेड जिसमें पैर ऊपर सिर नीचे। जब भी आप लेटेंगे, आप लेट के देखिएगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा उसी वक्त, लेकिन आपको पल्स रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका ठीक है, उसका बढ़ाने की जरूरत है। जो हेड डाउन टिल्ट में लेटा दो 2 घंटे के लिए, बढ़ जाएगा, फिर दोबारा नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल मतलब हेड डाउन टिल्ट छोड़ देगा, फिर अगर दोबारा घट जाता है तो दोबारा बिठा दो, दोबारा लिटा दो हेड डाउन टिल्ट में। हेड डाउन टिल्ट प्लस डीआईपी डाइट में बोलूंगा रोज 2 घंटे करे, तो उससे पल्स रेट बढ़ गया। तो जो पेस मेकर है वो पल्स रेट को ही तो बढ़ा रहे हैं ना, आर्टिफिशियली बैटरी के माध्यम से। यहां पे पल्स रेट आप नेचुरली ग्रेविटी को यूज करके बढ़ा रहे हैं, तो उसको आप करेंगे। पेस मेकर तो एक बार लग गया तो जीवन भर चलेगा वो, तो हर कुछ कुछ साल बाद आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी, या पेस मेकर इटसेल्फ को बदलना पड़ेगा, हर कुछ कुछ महीने बाद चेकअप करने जाना पड़ेगा, वो जो भी बोल रहा है वो करना पड़ेगा। हेड डाउन टिल्ट तो भाई घर पे आपने बेड लिया, 3-3 ईंटें लगाए, हो गया हेड डाउन टिल्ट। और डाइट तो आपको पता ही है। इस तरह से पेस मेकर से बच सकते हैं। पेस मेकर वाली इमरजेंसी आते ही इंस्टेड ऑफ पुटिंग द पेस मेकर यू कैन डू दिस, राइट। इस तरह से ये हो सकता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि नेचर में हमारे घर के कन्वीनियंस में स्विच ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे इमरजेंसी मैनेजमेंट, हमने CIM के स्टूडेंट ने देखा भी, इमरजेंसी मैनेजमेंट हो, लाइफस्टाइल डिजीज हो या फिर इन्फेक्शियस डिजीज हो, इन सब में ये बेहतर काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बड़े सिंपल दिखते हैं, इसमें कोई चमक दमक नहीं दिखता। बड़ा हॉस्पिटल हो, राइट, बड़े बड़े एड लगे हों, डीआईपी डाइट अखबार में आ रहा फ्रंट पेज में, वो नहीं दिखता, है ना। ये इतना सिंपल है, एक इंसान बोलेगा कि आप केले खाओ ठीक हो जाओगे, क्या ये ठीक करेगा मुझे, ये ऐसी बातें बोलता है ना। तो आपका जो पैमाना होता है कि किस पद्धति को मैं चूज करूं, वो पैमाना क्या है, इसको समझने के लिए जरा देखते हैं। एक बार फिर से दीवार पे चलते हैं। मिस्टर विजय, आपको ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी देंगे। अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर लेता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं है। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। अच्छा, ऐसी क्या बात है? आज से 20 बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। तो दोनों का एक ही चीज को आंकने का पैमाना अलग अलग था। एक इंसान ये देख रहा था कितनी ईंटें हैं, कितनी ऊंचाई है, वो बिल्डिंग कहाँ पे बनी, उसके हिसाब से वो उसका दाम तय कर रहा था। लेकिन दूसरा उसका पैमाना, उसके दाम के लिए वो दूसरा पैमाना था कि माँ को गिफ्ट कर रहा है।
सिमिलरली जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसका पैमाना ये हो सकता है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है, कितनी ज्यादा दवाई दे सकता है ये, कितने ज्यादा पैसे मेरे खर्च करवा सकता है, तो वो एक पैमाना हो सकता है। दूसरे किसी का पैमाना इनकी तरह ये हो सकता है कि मेरा जो प्राइम उद्देश्य है, क्या इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे एविडेंस है, क्या इससे पहले कोई ठीक हुआ है, वो एविडेंस है, राइट। तो बेसिकली ये है कि पैमाना क्या होना चाहिए बड़ा मुख्य है। तो पैमाना जो होगा उसी हिसाब से आपका चुनाव होगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी और आपका जो गोल सिर्फ ये है कि मुझे ठीक ही होना है, तो फिर दिस इज द ओनली वे, दिस इज नॉट द ऑल्टरनेट वे, दिस इज द ओनली वे, राइट। यही एक तरीका बचा सकता। थैंक यू। तो अभी विल लॉन्च दिस बुक एंड आपने तो उससे पहले आप सबने अपने एज ए स्टूडेंट आपने पेशेंट्स को ठीक किए, अब बता भी रहे थे आपने हमें सबमिट भी किया, ठीक है। तो ऐसी एक पेशेंट की कहानी, दिव्यांशु, हाँ दिव्यांशु यहाँ पे है क्या?